गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आई एम सीमा कौशिक एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है, देखो आज मैं शुरू करने जा रही हूँ आपकी रिसर्च मैथोलॉजी। अब रिसर्च मैथोलॉजी का मतलब मुझे समझ में आया कि अब आप JRF वगैरह क्रैक कर ही जाओगे, ठीक है, तो थोड़ा सा रिसर्च के बारे में पढ़ लेते हैं ताकि आप जब PhD करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। डन। तो मैं यही सोच रही हूँ कि आप भी मेरे साथ पढ़ें क्योंकि मेरे को भी करनी है, इसलिए मुझे भी पढ़ना। डन। सेकेंड बात ये है कि मैं साथ के साथ जितना मैं पढ़ूँगी आपको साथ के साथ पढ़ा दूँगी, ठीक है। और मैंने बुक रेफ़र करी है डॉक्टर दीपक चावला सर की एंड नीना सोंधी मैम की, ठीक है। इनकी बुक को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ूँगी एंड वही मैं आपको बताऊँगी। डन। अगर आपको अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियो सुन लेना और अदरवाइज़ आप अपनी पढ़ाई स्टडी जो भी कुछ जिस तरीके से कर रहे हो वैसे कंटिन्यू रखना, ठीक है। और अगर आपको भी मेरा तरीका अच्छा लगता है तो आप भी फटाफट बनानी स्टार्ट कर देना, ठीक है, वीडियोस, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होती है। चलो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 1। अगर किसी के पास बुक हो तो आप अपनी ओपन कर सकते हैं, पेज नंबर 4 पर मैं स्टार्ट कर, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि रिसर्च का मीनिंग क्या होता है। बिल्कुल डीप से, लेकिन मतलब कहने का मतलब है बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ूंगी मैं, ऐसे जैसे मतलब छोटा बच्चा पढ़ता है, ठीक है। इस तरीके से हम पढ़ेंगे, साथ साथ पढ़ोगे आप भी तो आपकी भी उतनी ही इम्प्रूवमेंट हो जाएगी जितनी मेरी होगी। डन। चलो स्टार्ट करते हैं। रिसर्च इज़ अ टूल दैट इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक एंड अ सस्टेनिंग पिलर ऑफ एवरी डिसिप्लिन, साइंटिफिक और अदरवाइज। मतलब रिसर्च एक ऐसी टूल है जो कि डैट इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक एंड अ सस्टेनिंग पिलर ऑफ एवरी डिसिप्लिन, ठीक है, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक है और एक सस्टेनिंग पिलर है हर एक डिसिप्लिन की, that one knows of. Before comprehending the true meaning of the term, we would like to make it clear that this book primarily focus on the process of business research. कह रहे इसका मीनिंग जानने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा क्योंकि ये जो बुक है वो बिजनेस रिसर्च की प्रोसेस पर ज़्यादा फोकस कर रही है। द प्रीमिस of this decision oriented inquiry is vast and may range from the simplest view, which involves compilation and validation of information, to an exhaustive theory and model construction. To distinguish between non-scientific and scientific method, we would like to consider a few definition of research. कह रहा है कि हम थोड़ी सी definition समझ लेते हैं, उसके बाद समझ में आएगा कि रियल में मीनिंग क्या है। One of the earliest distinctions was made by Lundberg 1942, who stated scientific method consists of systematic observation. Scientific method का मतलब होता है, साइंटिफिक मेथड मतलब कंसिस्ट करता है सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन को, क्लासिफिकेशन को एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। मतलब सिस्टमैटिक ऑब्जर्व किया आपने कोई चीज़, फिर उसके बाद उसको क्लासीफाई कर दिया। जैसे आपने कोई भी चीज़ ऑब्जर्व किया, पहले आराम से ध्यान में देखा, ऑब्जर्व किया, ओके, फिर आपने जो ऑब्जर्व किया उसको देख के उसको क्लासीफाई किया एंड फिर क्या किया, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। फिर वहाँ पर हमने इंटरप्रिटेशन मतलब उस डाटा का रिजल्ट निकाला। नाउ ऑब्वियसली this process is one in which nearly all people engage in daily life. कह रहा है कि ये वही प्रोसेस है जो मतलब बहुत सारे लोग अपनी डेली लाइफ में एंगेज रहते हैं। द मेन डिफरेंस बिटवीन आवर डे टू डे जनरलाइजेशन एंड द कंक्लूजन यूजुअली रिकॉग्नाइज एज अ साइंटिफिक मैथड लाइज इन द डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटी, रिग्रेसनेस, वेरीफिएबिलिटी एंड जनरल वैलिडिटी ऑफ द लेटर। कह रहा है कि मेन डिफरेंस सिर्फ इतना है। मेन डिफरेंस क्या है बिटवीन आवर डे टू डे जनरलाइजेशन, मीनिंग हमारा अपना जो डेली, इन्होंने बोला कि बहुत सारे लोग जो है वो डेली लाइफ में ऐसे ही एंगेज हैं, तो इसने कहा कि उसमें और हमारे जो रिसर्चर हैं उनमें क्या डिफरेंस है। डिफरेंस इतना है, डे टू डे जनरलाइजेशन एंड द कंक्लूजन यूजुअली रिकॉग्नाइज एज अ साइंटिफिक मेथड, कि वहाँ पर जो हमारा रिसर्च में जो हम करते हैं ना वो हम यूज़ करते हैं साइंटिफिक मेथड, लाइज इन द डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटी, हम फॉर्मेलिटी भी करते हैं, रिग्रेसनेस भी, वेरीफिएबिलिटी एंड जनरल वैलिडिटी ऑफ द लेटर।
सेकेंड डेफिनेशन गिवन है किसके द्वारा दी गई है, फ्रेड कर्लिंगर के द्वारा 1986 में। पहले वाली दी थी लंडबर्ग ने 1942 में। अब सेकेंड दी है फ्रेड कर्लिंगर ने 1986 में। फ्रेड कर्लिंगर 1986 also validated the thought and stated that scientific research is a systematic, controlled and critical investigation of proposition। क्या बोला कि जो साइंटिफिक रिसर्च है वो एक सिस्टमैटिक, कंट्रोल्ड और क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन है प्रपोजिशन की अबाउट वेरियस फिनोमेना। Grinnell 1993 has simplified the debate and stated the word research is composed of two syllables, re and search, meaning research दो वर्ड से बन के बना है, re और search से। The dictionary defined the former as a prefix meaning again। re का मतलब होता है again, a new or over again, and the later और दूसरे वाला search का मीनिंग as a verb, ये एक verb है जिसका मीनिंग है to examine closely and carefully। ठीक है, कहने का मतलब है री का मतलब अगेन और सर्च का मतलब कि आप एग्जामिन कर रहे हो, सर्च कर रहे हो, एग्जामिन कर रहे हो क्लोजली एंड केयरफुली, टू टेस्ट एंड ट्राई और टू प्रोब। ठीक है, together they form a noun describe a careful, systematic, patient study and investigation in some field of knowledge undertake to establish fact or principles। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे ये क्या कह रहा है, Thus, drawing from the common threads of the above definition, we derive that management research is an, कि management research का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ। management research का मतलब क्या होता है, management research is an unbiased, structured and sequential method of inquiry directed towards a clear, implicit or explicit business objective. This inquiry might lead to validating existing postulates or arriving at a new theories and models। दोबारा से इसका मीनिंग बताऊंगी, डरो मत। क्या बोला मैंने, यस, इन सब ऊपर वाली दोनों डेफिनेशन से हमने एक मीनिंग निकाला कि मैनेजमेंट रिसर्च का मतलब क्या होता है। पहले तो मुझे ये बताओ, मैनेजमेंट रिसर्च मतलब जो रिसर्च है वो मैनेज हुई है ना। मैनेजमेंट रिसर्च इज एन अनबाइज्ड मतलब उसमें बायसनेस नहीं है, इज एन अनबाइज्ड, स्ट्रक्चर्ड मतलब उसका एक स्ट्रक्चर है, एंड सीक्वेंशियल मेथड ऑफ इंक्वायरी कि अगर हमने कुछ खोजा है, जांचा है, पड़ताल की है, कुछ भी किया है तो उसका एक सीक्वेंशियल मेथड है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ क्लियर, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट बिजनेस ऑब्जेक्टिव। और वो किसकी डायरेक्टेड टुवर्ड है, एक क्लियर, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट बिजनेस ऑब्जेक्टिव, मीनिंग एक बिजनेस ऑब्जेक्टिव को हम साथ में लेके चल रहे हैं। हो सकता है वो इम्प्लिसिट हो, उसके अंदर से कोई मीनिंग निकल रहा हो सकता है उसके बाहर से कोई मीनिंग निकल रहा हो। बात समझ में आई? ओके, इसको ना ऐसे समझोगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला, नोट डाउन कर लो, ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे ही पढ़ाने वाली हूँ इतने ही अच्छे तरीके से, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि आपको भी आ रहा होगा। ठीक है, चलो आगे करते हैं। नेक्स्ट आगे कह रहा है कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड डिफ़िकल्ट टास्क ऑफ अ रिसर्चर इज़ टू बी एन ऑब्जेक्टिव एंड न्यूट्रल एज पॉसिबल। जो सबसे इम्पोर्टेंट और डिफ़िकल्ट टास्क होता है एक रिसर्चर के लिए वो होता है ऑब्जेक्टिव, की मतलब वो भेदभाव ना करे, सब्जेक्टिव ना हो, एंड न्यूट्रल एज पॉसिबल। कहने का मतलब है कि जो रिसर्चर है उसको ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उसको कोई भी बायसनेस नहीं करनी चाहिए और उसको न्यूट्रल होना चाहिए। द टेम्पटेशन ऑफ टू स्कीव the results in the hypothesized direction as has to be avoided at all cost। कह रहा है कि कोई भी अगर उसको लग रहा है ना कुछ भी कमी, ठीक है, हाइपोथेसाइज्ड डायरेक्शन या कुछ भी, उनको अवॉइड करना चाहिए चाहे किसी भी कॉस्ट पर हो। ठीक है, magazine articles and newspaper survey which want to prove a point might want to skew the opinion polls in favor of the capitalist or the Republicans or on the need for reservation versus no reservation in educational institutes, but a researcher has to collect and display the findings of research as objectively as possible। कहने का मतलब ये है, जितना मुझे समझ में आया, कि एक रिसर्चर को
ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए, रिसर्चर को बायसनेस नहीं करनी चाहिए, उसको अपना जो मतलब उसको जो उसकी रिसर्च बोल रही है उसके अकॉर्डिंग टू ढूंढना चाहिए, उसको बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, ठीक है, किसी भी चीज़ में। बाकी अगर आपको और अच्छे से समझ में आ गया हो तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता देना, ठीक है, क्योंकि हम साथ साथ रहकर इम्प्रूव करेंगे अपने आप को, ठीक है, अंदर से। डन। Let us look at example. A domestic hearing aid company is not able to keep above the red line and has identified inventory management in the company as probably one of the areas that needs to be refurbished. You take stock of an existing shipping, storing and deliver operation and find that you are losing out to a local competitor who is selling hearing aid at a much higher premium. Because of out of stock condition at your end, you track this down to a faculty inventory reporting system where the data about stock is provided for a cycle of 40 days. A small improvement survey with the retailers stocking your product and the pathology lab recommending your product confirms your observation. You study the latest inventory management techniques available. You isolate 3 different practice and work out the feasibility of implementing each one of them in the company. The one that seems to be the most cost and time effective is the one you choose and develop an inventory model which you implement for the base hearing aids. Incidentally, there are your largest selling models. At regular intervals, you monitor the sales data and compare it to past sales data. You realize you have a probable winner on hand. So you extrapolate the result to the other 2 more expensive and technological superior models and prepare a report on the proposed inventory management model with cost implication to the management. What do we observe here? A structured and sequential method of inquiry was conducted. The method systematically developed a new model, validated it, and at the same time addressed the immediate management problem faced by the company. In your opinion, do you perceive that some research has been carried out? इसको रिवील करेंगे कल, ठीक है। उससे पहले मैं इतना पढ़ूंगी अच्छे से और भी अच्छे से आपको बताऊंगी कि क्या हमारी कल कमी रह गई थी, ठीक है, और थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ने के बाद हमें क्या समझ में आता है, स्टार्टिंग में पढ़ने से हमारा दिमाग में कितना जाता है, ठीक है, ये सब कुछ क्योंकि यही मेरी रिसर्च है इसलिए मैंने ये टॉपिक चुना और मैं इस तरीके से पढ़ने वाली हूँ और पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। आज मैंने इसको इस तरीके से पढ़ाया, कल मैं इसको 2-3 बार पढ़ूंगी, फिर दोबारा से पढ़ूंगी, फिर कंक्लूजन आपके सामने लेकर आऊँगी और साथ में एक फैक्ट भी और एक रिसर्च भी कि हमने पहले हम कैसे थे और फिर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होने के बाद हम क्या हो गए। ओके, सो ये हमारा पार्ट 1 है। इसी तरीके से आपकी आगे भी वीडियोस आती रहेंगी, ठीक है, और हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। अगर आपको भी इस तरीके से स्टडी करनी है तो बहुत मज़ा आने वाला है, राइट। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।